गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 2 जो कि है वर्ण विचार। इसमें अब तक हमने वर्णों के बारे में पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की मूल ध्वनि या इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें हम वर्ण कहते हैं। उसके बाद हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा, फिर वर्णों को कितने भागों में बांटा जा सकता है इसके बारे में। सबसे पहले हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था और स्वरों के भी प्रकार पढ़े, और उसके अलावा स्वरों के बाद जो 3 ध्वनियाँ आती हैं जिन्हें अयोगवाह के नाम से जानते हैं, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। अब देखते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा, दांत, जीभ, कंठ, ओष्ठ, तालु आदि से टकराकर बाहर निकलती है, यानी कि हमारे मुख में कहीं ना कहीं जो हवा है जो उच्चारण करते समय स्वरों का या व्यंजनों का उच्चारण करते समय उत्पन्न होती है, तो स्वरों के उच्चारण में तो सीधी निकल जाती है मुँह से, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ये हमारे मुख के किसी न किसी भाग में स्पर्श होती है। हिंदी में इन व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए वायु जिह्वा द्वारा मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये जो वर्ण है ये 25 की संख्या में है। सबसे पहले क वर्ग, तो क वर्ग में क, ख, ग, घ और ड आते हैं, जबकि च वर्ग में च, छ, ज, झ और ज्य आता है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। फिर त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और उसके बाद अंतिम वर्ग प वर्ग, जिसमें प, फ, ब, भ और म ये व्यंजन आते हैं जिनके उच्चारण में हमारी जीभ कहीं ना कहीं पर मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। इसीलिए ये 25 जो वर्ण हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की गति अंतः होती है तथा जो स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: य, र, ल और व। यानी कि श्वास की गति अंतः यानी कि अंदर की तरफ होती है, और स्वरों की और व्यंजनों के मध्य में आते हैं ये जो 4 वर्ण हैं, क्योंकि ये कुछ कुछ स्वरों जैसे भी हैं लेकिन पूरी तरह से स्वर नहीं है। इनको उच्चारण करते समय स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है, इसीलिए ये व्यंजन माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्मी। तो जो व्यंजन उच्चारण के समय मुख से गर्म श्वास के साथ निकलते हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, जैसे श, स, स और ह। ये 4 स की ध्वनि वाले और ह ये चारों जो व्यंजन हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है। और उसके बाद अंतिम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा वर्ण या वस्तुएं जब भी मिलती है तो संयुक्त कहलाती है। तो यहाँ पर व्यंजन भी संयुक्त होते हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के परस्पर संयोग से बने हुए अक्षर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, जैसे श, जिसका प्रयोग हम शिक्षक, क्षमा इस तरह के शब्दों में प्रयोग करते हैं। और ये 2 वर्णों से मिलकर बना है, जो कि है क जिसमें स्वर नहीं होता, और श से षटकोण जिसमें साथ में स्वर होता है, यानी एक आधा वर्ण है व्यंजन है और दूसरा पूर्ण व्यंजन है। दूसरा त्र
जिसमें त और र से मिलकर ये वर्ण संयुक्त वर्ण बना है, व्यंजन बना है। जैसे कि इसके उदाहरण है मित्र, नेत्र, और इसी तरह ज्ञ जैसे ज्ञान, आज्ञा। इसमें ज और ज्ञ दो वर्णों से मिलकर ये व्यंजन बना है, संयुक्त व्यंजन। और उसके बाद श जो श से शरबत और ऋ से ऋषि से मिलकर बना है, जो कि श्रमिक और श्रम। सॉरी, श से शरबत और र इससे मिलकर ये वर्ण बना है। अब व्यंजनों का उच्चारण मुख के विभिन्न भागों से किया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनके वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा था। तो स्पर्श व्यंजन में हमने पढ़ा था कि जो मुख से उच्चरित होने वाली वायु है वो हमारे मुख में कहीं ना कहीं पर स्पर्श होती है, टच होती है, छूकर जैसे हवा निकलती है हमारे मुंह से, तो उन्हें उच्चारण के आधार पर भी इसी तरह से बांट सकते हैं। तो जिस तरह स्पर्श व्यंजनों का वर्गीकरण किया था, उसी तरह से जिन वर्णों व्यंजनों को हम बोलते हैं मुख से, जहाँ से इसकी ध्वनि उत्पन्न होती है, उसके आधार पर भी व्यंजनों को बांटा जा सकता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले वर्ण जिनमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। अ, आ, क वर्ग जिसमें क, ख, ग, घ, ड आते हैं, और अंग, ये सभी जो हैं कंठ से बोले जाते हैं। इसीलिए इन्हें जहाँ से उच्चारित होते हैं ये व्यंजन, तो उन्हें उसी स्थान के नाम पर उनका नामांकन किया गया है। जैसे कंठ से उच्चरित होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, इसीलिए इनको कंठीय ध्वनियों के नाम से जानते हैं। दूसरा ई, और च वर्ग जिसमें च, छ, ज, झ और ज आता है, ये, और इसके अलावा य और श, ये तालु से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें तालव्य कहा जाता है। इसके बाद री, ट वर्ग यानी कि ट, ठ, ड, ढ, न और र और श, ये मूर्धा यानी कि ऊपर दांतों से जब पहले जो स्थान है वह मूर्धा कहलाता है, तो इसीलिए इन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। इसके बाद त, थ, द, ध, न, ल और स, इन्हें उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो हमारे दांतों से टकराती है, दांतों को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें दंत्य स्वर या व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद उ, प वर्ग के पांचों वर्ण प, फ, ब, भ, म, इन्हें बोलते समय हमें अपने होठों को बंद करना पड़ता है, होठों को आपस में मिलाना पड़ता है, इसीलिए ओष्ठ्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। और उसके बाद पंचम वर्ण जो है ड, ज, ण, न, म और अंग और अह, अंग और अंग, ये नासिका से बोले जाते हैं, नाक से वायु निकलती है, इसीलिए इन्हें नासिक्य के नाम से जानते हैं, यानी जो पंचम वर्ण है। और अंतिम जो अयोगवाह ध्वनियाँ हैं उन्हें नासिक्य ध्वनियाँ कहते हैं। फिर ए और आई, ये कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोले जाते हैं, इसे कंठ तालव्य ध्वनि कहते हैं। इसके अलावा ओ और औ, कंठ ओष्ठ यानी कि होठों का भी सहारा लेना पड़ता है, इसके साथ ही कंठ से भी आवाज़ निकलती है, इसलिए इन्हें कंठोष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। और अंतिम व, जो दांतों और होठों से मिलाने से उच्चरित होता है, इसीलिए इसे दंतोष्ठ ध्वनि कहते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि मुख के किस भाग में कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे कंठ यानी कि जो गले के पास है वहाँ पर कंठ जो ध्वनियाँ हैं वो उत्पन्न होती है, जिसमें अ, आ, अंग, अह, क वर्ग और ह, इनका उच्चारण होता है। कंठ और तालु से मिलकर ए और ऐ बोले जाते हैं। तालु जो कि कंठ से ऊपर की तरफ और दांतों के पीछे की तरफ, और उसके बाद मूर्धा जो कि जस्ट दांतों से ऊपर की तरफ है। फिर नाक, नासिका से बोले जाने वाले वर्ण, फिर दांतों से बोले जाने वाले वर्ण, और दंतमूल और दांतों के बिल्कुल ऊपर की तरफ टच होकर बोले जाते हैं, और सिर्फ दांतों पर जीभ के लगने से बोले जाते हैं। दांत और होठों से मिलकर बोले जाने वर्ण,
और ओष्ठ यानी कि होठों, केवल होठों का प्रयोग होता है जिन वर्णों को बोलने में, वे, और ओष्ठ और कंठ इनसे मिलकर बोले जाने वाले वर्ण, इनका अलग अलग वर्गीकरण दिखाया गया है चित्र में। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद, यानी जिन व्यंजनों में बोलने में ज़्यादा समय लगता है या कम समय लगता है, उसके आधार पर भी हम व्यंजनों को बांट सकते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला है अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और य, र, ल और व अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे अगर क वर्ग लें तो इसमें सबसे पहले क पहला वर्ग है, वर्ण है, और फिर तीसरा ग और पांचवा यानी कि ड, ये, और इसके अलावा य, र, ल, व, ये इन्हें बोलने में कम समय लगता है, कम वायु मुख से बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें अल्प प्राण कहा जाता है, कहलाते हैं ये वर्ण। दूसरा महाप्राण, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और श, स और ह, ये महाप्राण कहलाते हैं। अब अगर वर्गों की बात करें तो जैसे क वर्ग में दूसरा जो कि है ख और चौथा वर्ण जो कि घ, और इसी के अलावा च वर्ग में छ और झ, इन्हें बोलने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा वायु हमारे मुख से निकलती है, इसीलिए इन्हें महाप्राण कहा जाता है। अब अगला वर्ण विच्छेद। अब तक हमने पढ़ा कि वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं, शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों को, वाक्यों को, शब्दों को अलग करना और उनके बाद में वर्णों, शब्द में से वर्णों को अलग करना, वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना, अर्थात किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान देने योग्य बातें, कि जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि निहित होती है। यदि व्यंजन स्वर रहित हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा, जिसे हलंत कहते हैं, उसे खींचा जाना चाहिए। जैसे कुछ उदाहरण हैं वर्ण विच्छेद के। सबसे पहले पर्वत, तो प, क्योंकि इसमें और कोई भी मात्रा नहीं है, इसका मतलब इसमें इस प व्यंजन के साथ में अ स्वर जुड़ा हुआ है। प धन या प्लस अ, फिर अगला र। अगर हम पर्वत शब्द बोलते हैं और उसको धीरे धीरे अलग अलग वर्ण बोलेंगे तो र पहले आएगा, जैसे पर्वत, तो यहाँ पर र को, जो कि व के ऊपर लगा है, उसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद व और उसमें स्वर लिखा जाएगा। अगर र में स्वर होता तो अलग से र लिखते हम, लेकिन इसमें केवल ऊपर से दर्शाया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्वर का अभाव है। तो प प्लस अ प्लस र प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अ, इस प्रकार पर्वत जो शब्द है वो 7 वर्णों से मिलकर बना है। इसी तरह भारतीय, कर्म, विज्ञान और दिल्ली, इन सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद किया गया है। तो अब तक हमने पढ़ा भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, वह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, यानी 2 तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भाग होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो ये था वर्ण विचार।